आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस के कॉजेज़। इसके बाद में हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस के बाद हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। वर्ल्ड वाइड ओवर 2 बिलियन पीपल्स आर इन्फेक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस, जिनमें से 90 से 95% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उन्हें इन्फेक्शन कब हुआ और कैसे हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इन्फेक्शन है ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, जिसे लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं, और जब भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है ये इन्फेक्शन एक्टिव हो जाता है। ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया जो है ये रॉड शेप की बैक्टीरिया होती है, इसे ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये एरोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आती है। इसके सेल वॉल जो है वो वैक्सी सेल वॉल होते हैं, माइकोलिक एसिड से बने होते हैं। अब ये बैक्टीरिया का जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, ये होता है इनहेलेशन के थ्रू। ये इनहेल करने के बाद हमारे सीधा लंग्स में जाती है बैक्टीरिया। लंग्स में जाने के बाद ये जनरली जो हमारे लंग्स के लोब होते हैं, सेकेंड लोब और थर्ड लोब, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है ये असिम्प्टोमेटिक होता है, और अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो सिम्टम्स दिखते हैं तो जनरली फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। आफ्टर 3 वीक क्या होता है, आफ्टर 3 वीक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पिक्चर में आती है। सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद ही क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम के हमारे सेल्स होते हैं वो सराउंड कर लेते हैं उन सेल्स को जो कि इन्फेक्टेड हुई रहती हैं ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से। अब उन्हें वो सराउंड करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा में क्या होता है कि ये इन जो बीच में होती है ये हमारी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं जिसे ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हुआ रहता है, और उसके सराउंडिंग में जो सेल्स है ये हमारी इम्यूनिटी के सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के सराउंडिंग में एक वॉल बना लेते हैं जिसे वो प्रिवेंट करते हैं उसको आगे फर्दर स्प्रेड होने से। बट ये जो हमारे टिश्यूज़ या सेल जो इन्फेक्टेड रहते हैं ये सराउंड होने के बाद इम्यून सिस्टम से उनकी डेथ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है चीज़ लाइक नेक्रोसिस। इसे हम चीज़ लाइक नेक्रोसिस क्यों कहते हैं कि ये जो डेड टिश्यू होता है ना ये जनरली सॉफ्ट और चीज़ के समान दिखता है, इसलिए इसे हम कहते हैं केसियस नेक्रोसिस। और ये जो टोटल इन्फेक्शन का एरिया है इसे हम कहते हैं गॉन फोकस। अब जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के पास में एक लिम्फ नोड होता है जिसका नाम है हाइलर लिम्फ नोड। अब हाइलर लिम्फ नोड पे इन्फेक्शन कैसे पहुंचता है, जब इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो इम्यून सिस्टम कभी कभी इम्यून सिस्टम के थ्रू या फिर गॉन फोकस के थ्रू ये इन्फेक्शन फैल जाता है हाइलर नोड पे, हाइलर लिम्फ नोड पे। वहाँ जाके क्या होता है कि हाइलर लिम्फ नोड का इन्फेक्शन प्लस गॉन फोकस का इन्फेक्शन, इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं इन्हें गॉन कॉम्प्लेक्स। ये एक गॉन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और यहाँ पे जब केसियस नेक्रोसिस होता है तो उसे हम कहते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स केसियस नेक्रोसिस। जनरली ये सब प्लूरल रीजन में होता है और लंग्स के लोअर लोब में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। अब ये जब ये लोअर लोब में जहाँ पे इन्फेक्शन इसने किया था सेकेंड और थर्ड लोब में, वहाँ के जो सेल्स होते हैं, वहाँ के जो टिश्यू होते हैं उनमें स्कार फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि वो डेड टिश्यू रहते हैं ऑलरेडी। स्कार फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होने का चांस रहता है। हम यहाँ पे एक्सरे देखते हैं एक टीबी इन्फेक्टेड पेशेंट का, तो हम एक्सरे में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें एक वाइट स्पॉट दिख रहा होगा। ये वाइट स्पॉट और कुछ नहीं है, इन्हें ही हम कहते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स या फिर रेनकी कॉम्प्लेक्स। अब स्कार फॉर्मेशन या फिर केसियस नेक्रोसिस के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली ये कि या तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो और वो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दे जिसके वजह से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम, दूसरा ये कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाता और वो बैक्टीरिया स्टिल हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहती है या डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती हैं, तो जब कभी भी हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो ये बैक्टीरिया ट्रेवल करेंगी हमारे लोअर लोब से अपर लोब की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं और ये बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, तो इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो ये अपर लोब में जाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे और वहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन चालू कर देंगे अपना। वहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा कि फिर से हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी।
इस बार जो हमारे टी सेल्स होंगे उनके पास इनकी मेमोरीज रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये एनकाउंटर कर चुके हैं पहले भी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से। तो अब क्या होगा कि वो काफ़ी फास्ट भी एक्ट करेंगे हमारा इम्यून सिस्टम और साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। इस बार जो साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो ज़्यादा केसेस नेक्रोसिस होगा, और ज़्यादा केसेस नेक्रोसिस होने की वजह से क्या होगा कि ये जो लंग्स का हमारा अपर लोब है ना, यहाँ पे ये कैविटेट फॉर्म करेंगे, कैविटीज़ फॉर्म करेंगे। ये जो हम येलो पार्ट देख रहे हैं सारे, ये येलो स्पॉट्स, ये और कुछ नहीं, ये कैविटीज़ है जो कि केसेस नेक्रोसिस के होने की वजह से हुए हैं। अब ये कैविटीज़ की वजह से क्या होगा कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया है ये अदर पार्ट्स ऑफ द लंग्स में भी स्प्रेड होंगे बाय एयरवेज या फिर वेस्कुलर सिस्टम से। तो सपोज़ अगर ये एयरवेज के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं लंग्स के अदर पार्ट में, तो वहाँ पे ये ब्रोंकोनिमोनिया का खतरा बढ़ जाएगा। और अगर ये वेस्कुलर सिस्टम में जा रहे हैं तो वेस्कुलर सिस्टम में जाने की वजह से क्या होगा कि ये सिस्टमिक मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर ये अलग अलग हमारे सिस्टम पे जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो कौन कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। सपोज़ अगर ये किडनी में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें स्टेराइल पायूरिया होने का चांस दिखेगा। स्टेराइल पायूरिया इज़ नथिंग बट ये WBC दिखेंगे हमारी यूरिन में। अगर ये ब्रेन के मेनिंजेस में इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो वहाँ पे मेनिंजाइटिस होगा। अगर ये लंबर वर्टिब्रे में जाएंगे और वहाँ इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो पॉच डिजीज़ होने का चांस रहेगा। एड्रिनल ग्लैंड में एडिसन्स डिजीज़ होंगे। लीवर में इन्फेक्शन होगा तो हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ेगा। सर्वाइकल लिम्फ नोड में अगर इन्फेक्शन हुआ तो लिम्फेडेनाइटिस होगा नेक के रीजन में। तो ये जो हमने अभी देखे ऊपर, ये सारे देखे हमने सिस्टमिक मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस के डिजीज़ेस। अब हम देखते हैं इनकी टेस्टिंग। ट्यूबरक्लोसिस में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है हमारा वो है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, जिसे हम PPD टेस्ट भी कहते हैं। ये एक इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्किन का लेयर होता है, हम हमारे डर्मिस में ट्यूबरलिन इंजेक्ट करते हैं। ट्यूबरलिन क्या होता है, एक कंपोनेंट, बैक्टीरिया का ही एक कंपोनेंट है। वो इंजेक्ट करने की वजह से क्या होगा कि ये जो लोकल एरिया होता है जहाँ पे हमने इंजेक्ट किए रहते हैं, अगर प्रीवियसली हमारा इम्यून सिस्टम एक्सपोज्ड हुआ होगा कभी भी ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया की वजह से, तो विदिन 48 से 72 आवर्स में वहाँ पे हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने मिलेंगे। जो वहाँ का एक एरिया होगा, वहाँ के लार्ज एरिया में हमें इंड्यूरेशन देखने के लिए मिलेगा। इंड्यूरेशन इज़ नथिंग बट हार्डनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। अगर वहाँ पे हमें इंड्यूरेशन देखने के लिए मिल रहा है, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इससे यह कंफर्म हो जाता है कि पहले भी हमारा इम्यून सिस्टम एनकाउंटर्ड हुआ है ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया से। बट इसके पॉजिटिव आने से हम ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो इन्फेक्शन था या है वो लेटेंट स्टेज में है या फिर एक्टिव स्टेज में है। फिर जो सेकेंड टेस्ट हम करते हैं उसका नाम होता है IgRA टेस्ट, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे टेस्ट। ये एक एविडेंस बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि प्रीवियस इन्फेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस के प्रोटीन है कि नहीं ब्लड में। दिस टेस्ट डोंट नीड एनी टेस्ट रीड लेटर। यहाँ पे ये मोर स्पेसिफिक टेस्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, अनलाइकली एनी अदर टेस्ट जो कि पॉजिटिव, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ जाते हैं फ्रॉम VCG वैक्सीन की वजह से। इफ़ अबव एनी टेस्ट आर पॉजिटिव तो हम आगे फर्दर चेस्ट एक्सरे के लिए एडवाइज करते हैं। चेस्ट एक्सरे होता है तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस लंग्स के कौन से रीजन में है। सपोज़ पेशेंट आता है हमारा सिम्टम्स के साथ, उसे फीवर है, नाइट स्वेटिंग है, वेट लॉस हो रहा है, कफिंग ऑफ ब्लड है, हेमाटोसिस है, तो हम उसे एडवाइज करते हैं स्पूटम टेस्ट और साथ में ब्रोंचियो एल्वुलर लवाज टेस्ट के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लंग से फ्लूइड सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उसमें टेस्टिंग में हम क्या क्या देखते हैं, स्टेनिंग करते हैं, कल्चर टेस्ट करते हैं, PCR करते हैं फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि टेस्टिंग क्या है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट में। अभी तक हमने देखा था कि ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, किन कारणों की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है, और ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस हमने देख लिए थे। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन क्या होती है, इनके ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन होती हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं।
तो ट्यूबरक्लोसिस के जो ड्रग्स होते हैं ये दो टाइप में क्लासिफाइड है। एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग और दूसरा होता है सेकेंड लाइन ड्रग्स। जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं जनरली हम इन्हें पहले प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स की कैटेगरी में 5 ड्रग्स आते हैं। पहला है आइसोनियाजाइड, सेकेंड है रिफेम्पिसिन, थर्ड है पायरिजिनामाइड, फोर्थ इज इथेम्ब्यूटाल और फिफ्थ होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें से जो ये ऊपर के 4 ड्रग्स हैं, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, पायरिजिनामाइड और इथेम्ब्यूटाल, ये सब के सब ओरली हम देते हैं। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये इंट्रामस्कुलर ड्रग है, इसलिए जनरली आजकल हम ये स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेफर नहीं करते हैं। आगे हम इन 5 ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे इनकी एक्टिविटीज़ कैसी है, ये कौन कौन से टाइप की बैक्टीरिया पे इफ़ेक्ट करते हैं, ये हेपेटोटॉक्सिक है कि नहीं, और प्रेगनेंसी में ये कितने सेफ़ है। तो सबसे पहले हम इनकी एक्टिविटी देखते हैं। जो पहला है आइसोनियासाइड, ये साइडल ड्रग्स है। रिफेम्पिसिन भी साइडल है, पायरिसिनामाइड भी साइडल है, ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। इथेम्ब्यूटाल जो है ये स्टैटिक क्लास के ड्रग में आते हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो भी साइडल क्लास की कैटेगरी में आता है। अब हम देखेंगे कि ये कौन से टाइप की बैक्टीरिया पे इफ़ेक्ट करते हैं। जो आइसोनियाजाइड है ये बोथ इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, ये दोनों टाइप की बैक्टीरिया पे इफ़ेक्ट करते हैं। रिफेम्पिसिन ये भी दोनों टाइप के बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है। जो पायरिजिनामाइड है ये सिर्फ इंट्रासेलुलर एक्ट करता है। इथेम्ब्यूटाल भी दोनों टाइप के बैक्टीरिया पे एक्ट करता है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। स्ट्रेप्टोमाइसिन सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर एक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि इन सब में से हेपेटोटॉक्सिक कौन सी दवाइयाँ हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ हेपेटोटॉक्सिक नहीं है। तो जो स्टार्टिंग के 2 है आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिसिन, ये दोनों हेपेटोटॉक्सिक है, पर इन सब से भी ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिक है पायराजिनामाइड। इसलिए जनरली हम ऐसे पेशेंट में जिनका लीवर डैमेज होता है या फिर लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होता है, हम पायराजिनामाइड प्रेफर कम करते हैं। इथेम्ब्यूटाल और स्ट्रेप्टोमाइसिन हेपेटोटॉक्सिक नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दवाइयाँ सेफ़ है इन 5 में से। तो जो सेफ़ दवाइयाँ हैं वो है आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन और इथेम्ब्यूटाल। हम अवॉइड कौन सा करते हैं, हम पायरिजिनामाइड जनरली अवॉइड करते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। बट जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये तो पूरी तरीके से ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, इसे हम प्रेफर ही नहीं करते प्रेगनेंसी में। देखते हैं कि बेस्ड ऑन बैक्टीरिया कितनी फास्ट ग्रो कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया जो काफ़ी रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। दूसरा है इंटरमीडिएट ग्रोइंग बैक्टीरिया जो कि मीडियम पेस पे मल्टीप्लाई करेगा। और थर्ड है स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया जो काफ़ी स्लो डिवाइड होगा। तो जो फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है ये जनरली पाए जाते हैं ट्यूबरकुलर कैविटी की वॉल में। जो मीडियम पेस पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं ये जनरली केसेस नेक्रोसिस में दिखते हैं। और जो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है ये इंट्रासेलुलर पाए जाते हैं मैक्रोफाज के पास। तो अब देखते हैं कि जो तीनों टाइप की बैक्टीरिया हैं, इन तीनों टाइप के बैक्टीरिया को मारने के लिए हम कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करेंगे। तो इसे याद करेंगे हम, जैसे इनिशियली हमने तीनों पढ़ा था लाइन से, जो दवाइयाँ आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन और पायराजिनामाइड। तो जो इनका सीक्वेंस है वही सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी है। जो फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है उसे मारने के लिए हम आइसोनियाजाइड यूज़ करेंगे, और जो मीडियम पेस की ग्रोइंग बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए हम रिफेम्पिसिन यूज़ करेंगे, और स्लो ग्रोइंग जो बैक्टीरिया है उसे मारने के लिए हम यूज़ करेंगे पायराजिनामाइड। अब ये जो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू किल द स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया। तो जो पायराजिनामाइड है ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए जनरली देखा गया है कि इसके पास बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी होती है। अब आगे हम एक एक करके दवाइयों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइसोनियाजाइड हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एच से। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे एक्ट करता है। तो ये जो आइसोनियाजाइड है ये एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग मतलब कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो अब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसे एक्टिव होना पड़ेगा पहले तो एक्ट करने के लिए। तो ये जब बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये बैक्टीरिया के अंदर बनता है, और कौन सी जीन एंजाइम बनाती है, जीन कैट जी। ये कैट जी नाम का एक जीन होता है बैक्टीरिया के अंदर जो कि ये एंजाइम बनाता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, आइसोनियाजाइड जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है,
एक्टिव आइसोनियाजाइड जो है वो माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। और हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो बनने के लिए माइकोलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब माइकोलिक एसिड बैक्टीरिया में बनेगा ही नहीं तो जो माइकोबैक्टीरियम है हमारा उसकी डेथ हो जाएगी। बैक्टीरिया का जब ऐसे डेथ होते जा रहा था तो बैक्टीरिया ने देखा कि बाहर से एक मेडिसिन आ रही है और वो हमारा ही एंजाइम यूज़ करके खुद को एक्टिवेट कर रही है और फिर बाद में हमारे ही माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोक के हमें मार दे रही है। तो बैक्टीरिया ने क्या दिमाग लगाया कि बैक्टीरिया का जो जीन था कैट जीन, ये जो कि हेल्प करता था कैटलेस पेरोक्सिडेज एंजाइम को बनने में, बैक्टीरिया ने इस जीन के अंदर ही म्यूटेशन कर दिया। बैक्टीरिया ने क्या किया कि इस जीन का अंडर एक्सप्रेशन किया। तो अंडर एक्सप्रेशन से क्या हुआ कि ये जीन का म्यूटेशन होने की वजह से कैटलेस पेरोक्सिडेज एंजाइम नहीं अच्छे से बन पाया। अब जब एंजाइम बन नहीं पाया तो आइसोनियाजाइड जो कि प्रोडक्ट था इनएक्टिव के फॉर्म में वो एक्टिव नहीं हो पाया और एक्टिव ना होने की वजह से उसने माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को नहीं रोक पाया। तो बैक्टीरिया क्या की, खुद को इस तरीके से खुद को आइसोनियाजाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर ली। दूसरा तरीका बैक्टीरिया ने क्या यूज़ किया कि बैक्टीरिया के अंदर एक और जीन होता है जिसका नाम है INHA जीन। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, ये जो INHA जीन है ये क्या करता है, ये असाइल कैरियर प्रोटीन बनाता है। जो असाइल कैरियर प्रोटीन है ये क्या करता है, ये एक्टिव आइसोनियाजाइड को इनिबिट करता है। तो अब ये अगर ये इनिबिट कर दे रहा है एक्टिव आइसोनियाजाइड को तो इससे भी माइकोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं रुकेगी, वो चलते रहेगी। तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि जो INHA जीन था इसका बैक्टीरिया ने म्यूटेशन किया और इसका ओवर एक्सप्रेशन किया। ओवर एक्सप्रेशन से क्या हुआ कि ये जीन ओवर एक्सप्रेस्ड हुआ, ज़्यादा असाइल कैरियर प्रोटीन बना और ज़्यादा असाइल कैरियर प्रोटीन बनने की वजह से क्या हुआ कि जो एक्टिव आइसोनियाजाइड था वो पूरी तरीके से इनिबिट हो गया और उसके इनिबिट होने से क्या हुआ कि जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस थी वो नहीं रुकी और बैक्टीरिया की डेथ नहीं हुई। तो ये दो मैकेनिज्म से बैक्टीरिया ने क्या किया, खुद को रेजिस्टेंस बना लिया। पहला मैकेनिज्म क्या था कि बैक्टीरिया ने कैट जीन में म्यूटेशन किया, उसका अंडर एक्सप्रेशन किया जिसके वजह से कैटलेस पेरोक्सिडेज एंजाइम नहीं बनी और इसलिए बैक्टीरिया क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई आइसोनियाजाइड से बाय इनएक्टिवेटिंग द कैट जीन। दूसरा तरीका बैक्टीरिया ने क्या यूज़ किया कि बैक्टीरिया ने म्यूटेशन किया किसमें, INHA जीन में। उस जीन का बैक्टीरिया ने ओवर एक्सप्रेशन किया। ओवर एक्सप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि आइसोनियाजाइड जो एक्टिव फॉर्म में था वो इनिबिट हो गई, तो मैकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं रुकी। तो ये दो तरीक़ों से बैक्टीरिया ने खुद को रेजिस्टेंस कर लिया। ये जो हमने पढ़ा ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो आइसोनियाजाइड है ना ये क्या करता है, ये डेफिशिएंसी कॉज करता है विटामिन बी का। अब विटामिन बी जो है इसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। तो विटामिन B6 का जब डेफिशिएंसी कॉज होता है इसके वजह से क्या होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी जब बढ़ जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का चांस, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए और पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं विटामिन B6। ये डेफिशिएंसी विटामिन B6 की वजह से हुई है ना, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम विटामिन B6 ही यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड हम देखेंगे कि ये जो आइसोनियाजाइड है ये शिप क्लास के ड्रग में आते हैं। ये हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया है। इसमें आते हैं सल्फोनामाइड, प्रोकेनामाइड, आइसोनियाजाइड। ये क्या होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं ना इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो असाइलेशन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि एसिटाइल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि सपोज एक पर्सन है, अगर वो पर्सन का एसिटाइलेशन स्लो है तो और उसने आइसोनियाजाइड लिया तो स्लो एसिटाइलेशन की वजह से क्या होगा कि आइसोनियाजाइड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और अगर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो ये एक्यूमुलेट होते जाएगा और एक्यूमुलेट होने से क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांस डेवलप होंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ज़्यादा आइसोनियाजाइड की वजह से क्या होता है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर स्लो एसिटाइलेशन है पर्सन में तो क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांस डेवलप होंगे। इसको सही करने के लिए हमें विटामिन B6 देना पड़ेगा। और सपोज़ कि पर्सन का एसिटाइलेशन काफ़ी फास्ट है तो इससे क्या होगा कि आइसोनियाजाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल आइसोनियाजाइड में। एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है N एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। जो ये एसिटाइल आइसोनियाजाइड है ये फर्दर कन्वर्ट होता है एसिटाइल हाइड्राजिन बनता है और ये जो एसिटाइल हाइड्राजिन होता है ये हेपेटोटॉक्सिक होता है। तो अगर एसिटाइलेशन फास्ट भी है पर्सन में तो हेपेटोटॉक्सिसिटी का चांस बढ़ जाता है।
नेक्स्ट हम ड्रग्स देखते हैं। हमारा सेकंड जो ड्रग पढ़ा था हमने रिफेम्पिसिन, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। रिफेम्पिसिन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये साइडल क्लास की ड्रग में आते हैं, ये बैक्टीरिया को मार डालते हैं। सेकंड है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों क्लास की बैक्टीरिया को मारते हैं, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड है कि ये हेपेटोटॉक्सिक होते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम को ही इनिबिट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। अब ट्रांसक्रिप्शन रुकने की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया आगे खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को कैसे रोकते हैं, ये अटैच हो जाते हैं बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। एंड आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये एक जीन से बनता है जिसका नाम है आरपीओ-बी जीन। आरपीओ-बी जीन का मतलब होता है आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटिंग बीटा सब यूनिट जी। तो ये क्या करते हैं कि जब इनिबिट कर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज को, तो बैक्टीरिया आगे खुद को डिवाइड ही नहीं कर पाती और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो बैक्टीरिया ने फिर यहाँ भी अपना दिमाग लगाया। उसने क्या किया कि ये जो आरपीओ-बी जीन था, इस जीन को ही बैक्टीरिया ने म्यूटेट कर दिया। तो ये जीन के म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से बन नहीं पाया, और जो हमारा ये दवाई थी रिफेम्पिसिन, ये आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट नहीं कर पाई एंजाइम को, और बैक्टीरिया क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई रिफेम्पिसिन से। तो इस केस में भी बैक्टीरिया ने क्या किया कि म्यूटेट किया आरपीओ-बी जीन को, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो गई वो रिफेम्पिसिन से। अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये जो दवाई है इसे खाली पेट दिया जाता है, और ये बाइल में सीक्रेट होती है। बाइल में सीक्रेट होने की वजह से क्या होता है, ये जो है ये किडनी, अगर किडनी टॉक्सिसिटी होती है किसी पेशेंट को, या किडनी फेलियर या रीनल फेलियर का चांस है, तो इस केस में भी हम इस मेडिसिन को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइल में सीक्रेट होता है। इसलिए इसके एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता भी होता है, ये फीसेस के थ्रू भी बाहर निकल सकती है। थर्ड जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो दवाई है हमारा रिफेम्पिसिन, ये पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये बाकी सारी दवाइयाँ उससे ये इंटरेक्ट करेगा। जितनी भी दवाइयाँ रहेंगी साथ में, किसी भी दवाई के साथ अगर हम रिफेम्पिसिन को लेंगे तो ये उनसे इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने से क्या होता है, ये उनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, और उनका जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो वो दवाइयाँ एक्ट नहीं कर पाएंगी। सपोज़ कि कोई पर्सन है, वो अगर वारफेरिन ले रहा है, और अगर उसने साथ में रिफेम्पिसिन भी लिया, उसको टीबी का इन्फेक्शन हुआ, उसने रिफेम्पिसिन भी लिया, तो क्या करेगा रिफेम्पिसिन, ये वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वारफेरिन काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को हम वारफेरिन स्टॉप करेंगे और हिपैरिन देंगे। कुछ टाइम के लिए उस पर्सन को हम हिपैरिन देंगे। हेपेरिन भी एक एंटीकोएगुलेंट होता है। फिर क्या करेंगे, हम साथ साथ ही हम वारफेरिन का डोज बढ़ाते जाएंगे, और जब देखेंगे कि इफेक्ट आने लगा है तो हम हेपेरिन को स्टॉप कर देंगे और वारफेरिन कंटिन्यू करेंगे। और सपोज़ कोई एक पेशेंट है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग पे चल रही है, और उसे टीबी का इन्फेक्शन भी हो गया, उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे, रिफेम्पिसिन को नहीं रोकेंगे, क्योंकि रिफेम्पिसिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाई है। तो हम क्या करेंगे, हम उसे कोई अदर मेथड बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कि कोई दूसरे मेथड प्रेफर करो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मत यूज़ करो। अब कोई पेशेंट है, थर्ड पेशेंट, जिसको HIV हुआ है और उसके एंटी HIV ड्रग्स चल रहे हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी डिजीज़ है जो ज़्यादा खतरनाक है, कौन सी दवाई रोकने से पेशेंट के ऊपर ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, उसकी लाइफ को ज़्यादा थ्रेट होगा। तो यहाँ पे HIV एज़ कम्पेयर टू ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इस केस में हम क्या करेंगे कि हम इस केस में रिफेम्पिसिन को ही चेंज कर देंगे। एंटी HIV ड्रग्स को हम चेंज नहीं करेंगे, ये ड्रग्स चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम रिफेम्पिसिन को चेंज करेंगे। रिफेम्पिसिन की जगह उस पेशेंट को हम देंगे रिफाब्यूटिन। अब हम देखते हैं इन दोनों दवाइयों में फ़र्क क्या होता है, रिफेम्पिसिन और रिफाब्यूटिन में। जो रिफेम्पिसिन होता है ये काफ़ी ज़्यादा ड्रग इंट्रैक्शन करता है, बहुत ही ज़्यादा दूसरे दवाइयों का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, लेकिन जो रिफाब्यूटिन होता है ये बहुत ही कम ड्रग इंट्रैक्शन करता है। दूसरा ये है कि ट्यूबरक्लोसिस में रिफेम्पिसिन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग माना गया है, और रिफाब्यूटिन जो है वो लेस इफेक्टिव है। बट क्योंकि ये जो रिफेम्पिसिन है ये ज़्यादा ड्रग इंट्रैक्शन करता है, इसकी वजह से हम इसको एंटी HIV में रोके थे, और लेस इफेक्टिव ड्रग जो रिफाब्यूटिन था ट्यूबरक्लोसिस के लिए उसे प्रेफर किया था, क्योंकि वो लेस इंट्रैक्शन करता था। थर्ड देखेंगे कि अगर ये जो इन्फेक्शन होता है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, इसमें ये लेस इफेक्टिव होता है रिफेम्पिसिन, लेकिन माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स में ये जो रिफाब्यूटिन है ये मोस्ट इफेक्टिव है। ये जो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स होता है ये अटिपिकल बैक्टीरिया की वजह से होता है।
और फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि जो ये रिफेम्पिसिन है ये ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिक है, लेकिन जो रिफेब्यूटिन है ये हेपेटोटॉक्सिक नहीं है, ये कम हेपेटोटॉक्सिक है। लेकिन स्टिल हम देखेंगे कि कोई पेशेंट जो अगर रिफेब्यूटिन ले रहा है तो उसके अंदर देखेंगे कि हम उसकी आंखें लाल है, उसके नाखून उसकी आंखें येलो है, उसके नाखून येलोविश है, तो हमें लगेगा कि उसको जॉन्डिस हुआ है। ये जॉन्डिस हुआ है तो मतलब कि हेपेटोटॉक्सिक है दवाई। बट एक्चुअल में जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएंगे कि जॉन्डिस के हमें दिखेंगे ही नहीं कि जॉन्डिस हुआ है उसे। तो ये जो रिफेब्यूटिन है ये क्या करता है, ये जॉन्डिस लाइक फीचर्स देता है लेकिन जॉन्डिस नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं कि स्यूडो जॉन्डिस फीचर्स दिखते हैं जब भी रिफेब्यूटिन प्रेफर होता है मेडिसिन। फिर क्या है यहाँ पे कि ये जो रिफेम्पिसिन है ये क्या करता है कि ये जो सिक्रीशंस होते हैं हमारे उनको ये ऑरेंज कलर में कर देते हैं। तो जो यूरिन होगा या फिर टीयर्स होंगे ये हमें ऑरेंज दिखेंगे। इससे हम यूज़ कर सकते हैं, हम पेशेंट सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसके टेस्ट के लिए। सपोज हमने किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, हमने उसे रिफेम्पिसिन मेडिसिन प्रेफर किया। अब इस ट्यूबरक्लोसिस में इंपॉर्टेंट होता है कि डोजेस प्रॉपर लिए जाए, मिस ना हो, ताकि रेजिस्टेंस ना डेवलप हो पाए बैक्टीरिया के अंदर और वो जल्दी क्योर हो जाए। अब सपोज़ पेशेंट दवाई सही टाइम पे ले रहा है या नहीं ले रहा है ये हमें पता करना है, तो हम उसे रिफेम्पिसिन देंगे। पेशेंट अगली बार जब आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि कोई साइड इफेक्ट है तुम्हें, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बोलेगा नहीं। पूछेंगे यूरिन कैसा हो रहा है, सही हो रहा है। अगर वो बोल रहा है कि हाँ यूरिन तो नॉर्मल हो रहा है, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर वो प्रॉपरली रिफेम्पिसिन ले रहा होता तो उसकी जो यूरिन है उसमें ऑरेंज कलर दिखता, उसे ऑरेंज कलर की यूरिन होती, तो इससे पता चल जाता है। और दूसरा है कि जो हमारे टीयर्स है वो भी ऑरेंज कलर के, वो मतलब टीयर्स रिलीज होते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, इसके अदर यूज़ देखते हैं। अदर यूज़ क्या है, ये लेप्रोसी में यूज़ होता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस था मेनिंगोकोकस मेनिंजाइटिस के लिए, बट अब ये नहीं रहा ड्रग ऑफ चॉइस। अब हम जो प्रेफर करते हैं वो होता है हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, ब्रुसेलोसिस में। इसमें क्या करते हैं, लेकिन साथ में हम डॉक्सीसाइक्लिन और रिफेम्पिसिन दोनों को साथ में देते हैं ब्रुसेलोसिस के इन्फेक्शन में। फोर्थ हमें याद रखना है कि ये वाइड स्पेक्ट्रम में ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारता है। बट इसे हम जनरली प्रेफर नहीं करते हैं नॉर्मल किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। इसे हम रिजर्व करके रखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्योंकि अगर हमने इसको बाकी जगह भी इन्फेक्शन में यूज़ करते गए तो बैक्टीरिया क्या होगा कि खुद को इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा और ये हमारी एक इंपॉर्टेंट ट्यूबरक्लोसिस की दवाई खत्म हो जाएगी। तीसरी दवाई हम पढ़ते हैं पायराजिनामाइड। इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं पहले। ये भी एक साइडल क्लास के ड्रग में आते हैं। ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया में इंट्रासेलुलरी एक्ट करते हैं। थर्ड है कि ये मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि ये बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी होता है। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये जो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है ये उनको भी मार देते हैं, और स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया को मारना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनके पास इनकी स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। इनके जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या है, ये यूरिक एसिड बढ़ा देते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है बॉडी में। आगे का हम ड्रग देखते हैं, जो हमारा फोर्थ ड्रग था ये है इथेम्ब्यूटाल। इथेम्ब्यूटाल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये स्टैटिक है। इन्हें ये कोई भी हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते हैं, तो इन्हें हम प्रेफर कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में जिनको लीवर डैमेज का चांस है। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस में कलर ब्लाइंडनेस होता है, और कलर ब्लाइंडनेस भी कौन सा, स्पेसिफिकली रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। बट ये क्या होता है, इनिशियली अगर ये दवाई रोक दी जाए तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये रिवर्सिबल है, ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर नहीं रोका गया दवाई तो ये परमानेंटली कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। उसमें कौन से कलर, रेड और ग्रीन। इसलिए जनरली हम बच्चों में जो कि 6 साल से कम है उनमें ये मेडिसिन प्रेफर नहीं करते इथेम्ब्यूटाल। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चे जनरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं ग्रीन कलर और रेड कलर के बीच में। तो ये प्रॉब्लम अगर उन्हें होगी कलर ब्लाइंडनेस की तो वो बता नहीं पाएंगे, इसलिए हम छोटे बच्चों में ये इथेम्ब्यूटाल अवॉइड करते हैं। जो फिफ्थ हमारी ड्रग थी उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं। ये साइडल ड्रग्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं। ये हेपेटोटॉक्सिक होते हैं, सॉरी ये हेपेटोटॉक्सिक नहीं होते हैं, ये नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। तो इन्हें हम ऐसे पेशेंट में प्रेफर नहीं कर सकते जिनको किडनी की बीमारी है। और ये जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेफर नहीं करते हैं।
आगे हम देखेंगे सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। तो जो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है हमारा, ये जनरली ऐसे तो क्लासिफाइड नहीं है, बट हम हमारे कन्वीनियंस के लिए इसे हम दो क्लास में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं साइडल सेकेंड लाइन ड्रग्स और दूसरे होते हैं स्टैटिक सेकेंड लाइन ड्रग्स। ये जो साइडल हमारे सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स होते हैं, इसको भी हम दो क्लास में क्लासीफाइड करते हैं। एक होता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स और दूसरे होते हैं इंजेक्टेबल ड्रग्स। तो जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं, तो रिमेंबर हमने एंटीबायोटिक्स के क्लास में पढ़ा था कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स के हमने 4 टाइप देखे थे, OMG, लिवो, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेटिफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन। तो ये जो चार फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, इनमें से दो तो हम यूज़ नहीं करते ही नहीं है। कौन से? ओफ्लॉक्सासिन और गेटिफ्लॉक्सासिन। कौन से यूज़ करते हैं? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन। ये दो ही ऐसे फ्लॉक्सासिन हैं जो हम यूज़ करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में, और वो आते हैं साइडल की क्लास में। सेकेंड हम देखते हैं इंजेक्टेबल ड्रग्स। इंजेक्टेबल में सबसे पहले तो आ जाता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकेंड आता है हमारा कैप्रियोमाइसिन, थर्ड आता है कैनामाइसिन और फोर्थ आता है हमारा अमाइकासिन। इनमें से दो ड्रग्स हम यूज़ नहीं करते हैं, जो कि है हमारा कैप्रियोमाइसिन और कैनामाइसिन। ये दोनों हम यूज़ नहीं करते हैं। तो कौन से यूज़ करते हैं? हमारा बच्चा स्ट्रेप्टोमाइसिन और अमाइकासिन, ये दोनों यूज़ करते हैं। बट इन दोनों में भी क्या होता है कि जनरली प्रेगनेंसी के केस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, हम इंजेक्टेबल ड्रग्स नहीं यूज़ करते। फिर हम देखते हैं स्टैटिक क्लास के जो ड्रग्स हैं हमारे उनको। तो स्टैटिक क्लास में जो भी ड्रग्स आते हैं, इनको हमने 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। पहला जो है इसमें ये है साइक्लोसेरिन, दूसरा है इथियोनामाइड, थर्ड है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड और फोर्थ जो है ये है थायोएसिटाजोन। ये चारों दवाइयाँ ये क्लास 1 की कैटेगरी में आती हैं। इनके हम पहले साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। जो साइक्लोसेरिन है वो साइकोसिस कॉज करता है, इथियोनामाइड से हेपेटोटॉक्सिसिटी होने का चांस रहता है, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और ये जो थायोएसिटाजोन है इसे हम जनरली प्रेफर नहीं करते हैं इन HIV पेशेंट्स। जो सेकेंड क्लास है हमारा, इसमें आते हैं लिनेजोलाइड और क्लोफाजेमिन। लिनेजोलाइड जो है ये VRS निमोनिया में भी यूज़ होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में इसको पढ़ा था, और ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज़ करते हैं इसे हम। और ये जो क्लोफाजेमिन है ये लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस दोनों में यूज़ करते हैं। अभी जो थर्ड क्लास की हमारी दवाइयाँ हैं, इनमें कुछ नए ड्रग्स आए हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये कौन कौन से हैं? इसमें 3 ड्रग्स आते हैं। जो पहला है वो है बेडाक्विलिन, सेकेंड है प्रिटोमानिड, थर्ड जो है हमारा वो है डेलामानिड। अभी जो तीनों ड्रग्स हैं, ये तीनों के तीनों साइडल क्लास की कैटेगरी में आते हैं, और ये तीनों ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट जो है कि ये QT प्रोलॉन्गेशन करते हैं। अब QT प्रोलॉन्गेशन से क्या होता है? अरिथमिया होने का चांस रहता है। ये जो पहला ड्रग्स था हमारा, ये ATP सिंथेस को रोकता है माइकोबैक्टीरियम में। बाकी के जो दोनों हैं ड्रग्स, ये क्या करते हैं? ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकते हैं, और साथ साथ में ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया मर जाता है। आगे हम देखेंगे अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो अभी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोग्राम चला रही है, उसका नाम है NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हमने ट्यूबरक्लोसिस को 2 केस में क्लासिफाइड किया है। जो पहला वाला हमारा केस है, इसमें आते हैं ड्रग सेंसिटिव, और जो सेकेंड है यहाँ ये होता है ड्रग रेजिस्टेंस। तो जो ड्रग सेंसिटिव वाला है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो माइकोबैक्टीरियम है वो सेंसिटिव होता है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग से। रिमेंबर हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था HRZE, उसमें जो पढ़े थे 5वां ड्रग जो था वो था हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अब इसमें ना 2 फेज़ होते हैं। जो पहला फेज़ होता है उसे कहते हैं इंटेंसिव फेज़, और जो दूसरा फेज़ होता है उसे कहते हैं हम कंटिन्यूएशन फेज़। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, इंटेंसिव फेज़ जो होता है वो 2 मंथ का होता है। तो स्टार्टिंग के 2 महीने हम HRZE जो थे इसे प्रेफर करेंगे। रिमेंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंजेक्टेबल फॉर्म में देना पड़ता है, और कंटिन्यूसली 2 महीने तक हम इंजेक्टेबल नहीं दे सकते, तो HRZE हम प्रेफर करते हैं। और जो कंटिन्यूएशन फेज़ होता है वो 4 महीने चलता है, 4 महीने तक लगातार दवाइयाँ खानी होती हैं। तो फिर इसमें कौन सा प्रेफर करते हैं? हम HRE प्रेफर करते हैं, यहाँ पे Z प्रेफर नहीं करते हैं। ये ऊपर हमने पढ़ा था, जो ये होते हैं हमारे HRZE, ये कौन से होते हैं? ये जो H होता है ये हमारा होता है आइसोनियाजाइड, और जो R होता है ये होता है हमारा रिफैम्पिन। जो Z होता है, Z होता है पायराजिनामाइड,
जो ई होता है ये होता है इथेम्ब्यूटॉल। तो इनिशियली 2 मंथ में हम प्रेफर करेंगे HRZE और बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे पायराजेनामाइड प्रेफर नहीं करते हैं, फिर हम HRE प्रेफर करेंगे। अब ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया था ये उस केस में था जब बैक्टीरिया ड्रग सेंसिटिव है। सपोज़ बैक्टीरिया हमारा ड्रग रेजिस्टेंस हो गया तो क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिर क्या होगा। तो अब अगर हमारा जो माइकोबैक्टीरियम है वो रेजिस्टेंस हो जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग से, तो क्या करेंगे। अब इसमें जो है इसमें 6 केसेस आ जाते हैं। पहला होता है कि वो मोनो ड्रग रेजिस्टेंस है, सेकेंड है कि वो पॉली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है, थर्ड होता है रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, फोर्थ है MRD इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, फिफ्थ होता है प्री एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस और सिक्स होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। तो एक एक करके हम इन क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ये हमारा मोनो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसमें क्या रहता है कि जो बैक्टीरिया होता है ये जो हमारे फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग्स थे इनके अगेंस्ट, इनमें से किसी एक के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है एक्सेप्ट रिफेम्पिसिन। रिमेंबर हमें याद यहाँ ये रखना है कि रिफेम्पिसिन से अभी भी सेंसिटिव है। तो अभी कौन से बचे, HRZE में से रिफेम्पिसिन तो चला गया, तो ये H, Z और E इनमें से किसी एक के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस होगा, मतलब या तो ये आइसोनियाजाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा या फिर ये पायराजेनामाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा या फिर ये इथेम्ब्यूटॉल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा इनमें से, बट वो किसी ये तीनों में से किसी एक के अगेंस्ट ही होना चाहिए। ये आते हैं हमारे मोनोड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। अगर वो पॉली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है तो इसमें क्या होगा, इसमें वो जो फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग्स है उनमें से किसी दो या एक से ज़्यादा ड्रग्स से वो रेजिस्टेंस होगा, बट वो रिफेम्पिसिन से सेंसिटिव रहेगा इस केस में भी। तो यहाँ ये भी याद करना है हमें कि इन दोनों केस में, मोनो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस में भी और पॉली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस में भी, जो हमारी बैक्टीरिया होगी वो सेंसिटिव रहेगी किससे, रिफेम्पिसिन से। तो अब या तो वो HZ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा या ZE के अगेंस्ट हो जाएगा या फिर HE के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। थर्ड जो हमारा क्लास है ये है रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होगी वो रेजिस्टेंस रहेगी रिफेम्पिसिन से, बट वो सेंसिटिव होगी आइसोनियाजाइड से। ये याद रखना है हमें कि अगर वो रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है तो वहाँ पे बैक्टीरिया रिफेम्पिसिन से तो रेजिस्टेंस रहेगी, बट वो सेंसिटिव होनी चाहिए आइसोनियाजाइड से, तो वो आएगी रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस की क्लास में। जो फोर्थ हमारा क्लासिफिकेशन था ये था MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारी बैक्टीरिया होगी वो रेजिस्टेंस रहेगी रिफेम्पिसिन से भी और आइसोनियाजाइड से भी, ये दोनों से रेजिस्टेंस रहेगी, तो वो कहलाएगी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। फोर्थ है हमारा प्री एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया रहेगा वो रिफेम्पिसिन से भी रेजिस्टेंस रहेगा, आइसोनियाजाइड से भी रेजिस्टेंस रहेगा और वो फ्लोरोक्विनोलोन से भी रेजिस्टेंस ही रहेगा। तो इन तीनों दवाइयों से वो रेजिस्टेंस रहेगी बैक्टीरिया। सिक्स्थ में क्या होगा, सिक्स क्लासिफिकेशन जो है इसे कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। ये फिफ्थ जो था ये प्री एक्सटेंसिव था, ये एक्सटेंसिव है। इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया जो ये रिफेम्पिसिन से भी रेजिस्टेंस, आइसोनियाजाइड से भी रेजिस्टेंस, फ्लोरोक्विनोलोन से भी रेजिस्टेंस और बेटा क्विनोलिन से भी रेजिस्टेंस और लिनाजोलाइड से भी रेजिस्टेंस। तो इन सारे ड्रग से भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होगी, उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें से हम देखेंगे कि बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंस है कौन कौन से केस में तो क्या मेडिसिन यूज़ करेंगे। अगर वो आइसोनियाजाइड से रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, तो जैसे हमने पढ़ा था HRZE, तो अगर ये H के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गया तो कौन से हम यूज़ करेंगे, Z, R और E में से कोई एक यूज़ करेंगे। Z, R और E में से कोई यूज़ करेंगे या तीनों यूज़ करेंगे। साथ में हम लिवोफ्लॉक्सासिन यूज़ करेंगे। कितने टाइम के लिए, 6 से 9 महीने के लिए यूज़ करेंगे। अब आगे हमने ग्रुप बना दिया है ड्रग्स का अगेंस्ट वो जो रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होंगे। तो इस ग्रुप को हमने टोटल 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ग्रुप A में जो दवाइयाँ आती है इसमें आते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सेकेंड आता है बेटा क्विलिन्स, थर्ड आता है लिनाजोलाइड। ये हमारे ग्रुप A के मेडिसिन से तीनों। और ग्रुप B में आते हैं क्लोफाजिमिन और सेकेंड आता है साइक्लोसिरिन या फिर टेरिजिडोन, दोनों में से कोई भी एक। ग्रुप C जो है हमारा, इसके अंदर कौन सी दवाइयाँ आती हैं, Z और E, पैराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल, सेकेंड आता है कार्बापेनेंस,
थर्ड आता है PAS, PAS नथिंग बट पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड। और फिर फोर्थ आता है हमारा डेलामिनेट। फिफ्थ आता है अमाइकासिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो तीनों क्लास में हमने ग्रुप में क्लासिफाइड किया ड्रग्स को, ये हम यूज़ करेंगे ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस में। तो आगे हम देखते हैं। तो अगर बैक्टीरिया हमारा ड्रग रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हम इसको दो केस में क्लासिफाइड करेंगे। या तो वो जो ट्रीटमेंट होगा दो क्लास में क्लासिफाइड होगा। पहला होगा शॉर्ट ओरल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम कहते हैं रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। और दूसरा होगा हमारा लॉन्ग ओरल MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस या फिर XDR। पहले हम देखते हैं शॉर्ट ओरल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसको हम शॉर्ट और इसे हम लॉन्ग क्यों कहते हैं? ये जो शॉर्ट और लॉन्ग ये वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं ड्यूरेशन के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन। जो शॉर्ट है यहाँ पे जो हमारा ट्रीटमेंट चलेगा वो 9 मंथ से लेके 11 मंथ तक चलेगा ट्रीटमेंट। और जो ये लॉन्ग वाला है हमारा, लॉन्ग में जो ट्रीटमेंट चलेगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ये चलेगा ऑलमोस्ट 18 से 20 मंथ का ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम शॉर्ट को पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में जो हमने लिखा है ये MDR या फिर RR रेजिस्टेंस, मतलब कि ये रेजिस्टेंस होगा आइसोनियाजाइड से, रिफेम्पिसिन से, जिसे हम ऐसा शॉर्ट में H और R लिख सकते हैं। तो अगर वो आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंस है ट्यूबरक्लोसिस, तो उसे हम कहेंगे रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसके जो ट्रीटमेंट है ये 9 महीने से लेकर 11 महीने तक चलते हैं। इनमें हमें पहले कुछ चीज़ें याद रखनी है। RR रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप की है RPOB जीन से। और जो H रेजिस्टेंस है, इसका मतलब होता है या तो बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप किया है INHA जीन का म्यूटेशन करके, या फिर बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप किया है CAT-G जीन का जो था उसका म्यूटेशन करके। इन दोनों में से सिर्फ एक, दोनों नहीं। इसलिए अगर ये दोनों होगा तो इसे हम शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं कहेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस नहीं कहेंगे। अगर या तो वो INHA जीन का म्यूटेशन करके रेजिस्टेंस डेवलप की रहेगी बैक्टीरिया, या फिर CAT-G जीन का म्यूटेशन करके रेजिस्टेंस डेवलप की रहेगी, दोनों में से कोई एक, तो ही इसे हम कहेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। अगर वो दोनों म्यूटेशन कर दे रही है तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिसिन में चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पे ये याद रखना है कि फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए बैक्टीरिया, वो फ्लोरोक्विनोलोन से सेंसिटिव होनी ही चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस हो जाती है फ्लोरोक्विनोलोन से, तो वो प्री XDR की कैटेगरी में चली जाएगी या फिर XDR की कैटेगरी में चली जाएगी। फिर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की कैटेगरी में नहीं रहेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ऊपर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में कौन आते थे? या तो वो रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंस रहे और आइसोनियाजाइड से रेजिस्टेंस रहे। अगर वो फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंस हो रही है तो या तो वो प्री एक्सटेंसिव में जाएगी या फिर एक्सटेंसिव क्लास में जाएगी। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है कि पेशेंट का पहले कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए एक्सपोजर टू प्रीवियस ट्रीटमेंट विद अ सेकेंड लाइन ड्रग। जो कि सेकेंड लाइन ड्रग कौन से होते थे? बेडाक्विनोलिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, इथियोनामाइड फॉर मोर देन 1 मंथ। मतलब पेशेंट जो है ये पहले एक्सपोज नहीं होना चाहिए सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग से फॉर मोर देन 1 मंथ। मतलब पेशेंट पहले 1 महीने से ज़्यादा सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग नहीं लिया होना चाहिए, तो ही ये वैलिड माना जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और ये 5 साल के नीचे हम नहीं देते हैं जनरली। और इसमें क्या करते हैं कि ये जो एक्सटेंसिव टीबी जो होता है या फिर सीवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसमें ये शॉर्ट ड्यूरेशन XDR ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस में प्रेफर नहीं करते शॉर्ट ड्यूरेशन। और फिर क्या आगे क्या होता है कि नॉट गिवन इन प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमेन। तो ये सारे जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े थे, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है उन मेडिसिन के लिए जो दी जाएंगी शॉर्ट ड्यूरेशन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस में। तो हमने टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ लिए, अब देखते हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, शॉर्ट ड्यूरेशन को हमने 2 फेज़ में डिवाइड किया था। शॉर्ट ड्यूरेशन अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है तो पहला तो आएगा इंटेंसिव फेज़ और दूसरा आएगा कंटिन्यूएशन फेज़। जो इंटेंसिव फेज़ होगा यहाँ पे ये 4 से 6 महीने का होगा और जो कंटिन्यूएशन फेज़ होगा वो 5 महीने का होगा। अब ये 4 से 6 महीने में हम कौन कौन सी दवाइयाँ देखेंगे इंटेंसिव फेज़ में? सबसे पहले हम देखेंगे बेडाक्विलिन्स,
ये जो होगा इसे कंटिन्यूसली 6 मंथ तक देना है। इसके बाद जो दवाइयाँ आती है जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजिमिन, पायरेजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजाइड और इथियोनामाइड, ये जो दवाइयाँ हैं बची हुई कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 दवाइयाँ हैं इसे हम देंगे 4 महीने के लिए। रिमेंबर इसे 6 महीना नहीं देना है, इसे सिर्फ 4 महीने दे, ये 6 दवाइयों को सिर्फ 4 महीने देना है। बेडा क्विलिन्स जो है सिर्फ इसी को 6 मंथ तक कंटिन्यू करना है। और आइसोनियाजाइड जो है इसका हमें हाई डोज रखना है। सेकेंड आता है कंटिन्यूएशन फेज। कंटिन्यूएशन फेज जो है ये हमने पढ़ा कि 5 महीने तक चलता है। इसमें कौन सी दवाइयाँ आती है, इसमें आती है लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजिमिन, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल। तो ये जो चारों दवाइयाँ हैं इसको हमें कंटिन्यू करना है 5 मंथ्स तक। ये था हमारा शॉर्ट ओरल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ और उनके ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग ओरल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, या फिर इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसे लॉन्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट चलता है वो 18 से 20 महीने तक चलता है ट्रीटमेंट। अब जैसे कि हमने शॉर्ट में पढ़ा था, शॉर्ट में हमने उसे डिवाइड किया था इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग जो होता है लॉन्ग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, इसमें हमारा ये कोई भी ये कंटिन्यूएशन फेज भी नहीं होता और कोई भी इंटेंसिव फेज नहीं होता, सिर्फ 18 से 20 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, इसमें फिर से आई वो बेडा क्विलिन्स, इसको 6 मंथ तक कंटिन्यू करना है। फिर आता है लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजिमिन, एलिनाजोलाइड और साइक्लोसिरिन। ये जो बची हुई 1 2 3 4 ये जो 4 दवाइयाँ हैं इसे हमें कंटिन्यू करना है 18 से 20 महीने तक। सिर्फ ये जो बेडा क्विलिन्स है इसे हमें बंद कर देना है, 6 महीने बाद नहीं देना है। बट बची हुई ये जो 4 दवाइयाँ हैं इसे हमें 18 से 20 मंथ्स तक कंटिन्यू करना है। तो ये जो लॉन्ग ओरल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस था इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती थी, ग्रुप 1 की और ग्रुप बी की, ग्रुप ए एंड बी। तो ग्रुप ए कौन से थे यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये लीवोफ्लॉक्सासिन या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, बेडा क्विलिन्स, लिनाजोलाइड। ग्रुप बी कौन सा था, क्लोफाजिमिन और साइक्लोसिरिन। ये आते थे हमारे किसमें, लॉन्ग ओरल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। तो ये थे हमारे सारे ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस ख़त्म होता है। थैंक यू।